जय हिंद। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम 1 नवंबर 2020 को आरओ हेडक्वार्टर जबलपुर सेंटर पे कंडक्ट हुआ था। वहीं का यह ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट्स है। फ्रेंड्स, पेपर में क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं टोटल 50 क्वेश्चनों का हैंड नोट्स बना दिया हूँ ताकि आपको प्रॉपर ढंग से एनालिसिस मिले। आने वाले आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं एक इसमें अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उन सभी सेक्शंस को प्रॉपर ढंग से इंक्लूड किया हूँ। देख सकते हैं जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। सेक्शंस बी में, यहाँ पर सेक्शंस बी में मैथ के क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन मैं इसको लास्ट में अब इंक्लूड किया हूँ। सेक्शंस बी में यहाँ पर फिजिक्स के 5 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। सेक्शन सी में देखिए बायोलॉजी से 15 क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसको भी इंक्लूड किया हूँ। और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको भी प्रॉपर ढंग से इंक्लूड किया हूँ। और देखिए लास्ट में ये मैथ के 5 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ, जिसे मैं ट्री की माध्यम से आपको बताऊंगा बहुत ही ईजी तरीका से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी सेक्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अपने तरीके से सभी क्वेश्चंस लगाइएगा, देखिएगा कितना स्कोर कर रहे हैं आप सभी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए काफ़ी फेमस है। सेकंड देखिए, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस खेल से संबंधित है। खेल से जितने भी रिलेटेड पुरस्कार, खेलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उसका एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाया हूँ ट्रिक के माध्यम से, उसको देख लीजिएगा, वहीं से सभी क्वेश्चन मिलेंगे। थर्ड देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आप जानते हैं श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल में अस्तित्व में आया। तो 1945 में यह अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन 5 देखिए, सार्क के सदस्य कितने देश हैं। सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो ये 8 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिक्स्थ, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर, आप सभी जानते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। सेवन देखिए, विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में। 8 देखिए, कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो MS स्वामीनाथन को हम लोग हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। 9 देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कोलकाता में ये स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। 10 देखिए, भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। काफ़ी फेमस ये भी है, 1972 में ये भारत और पाक के बीच शिमला समझौता हुआ था। सेक्शन बी में फिजिक्स के 5 क्वेश्चन देख लीजिए। 11 देखिए, हवा की रफ्तार किस यंत्र से मापते हैं। तो एनीमोमीटर से मापते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त फोकस दूरी को अवतल लेंस का उपयोग किसको सही करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अवतल लेंस का उपयोग तभी किया जाता है जब आपके आंखों में निकट दृष्टि दोष हो। जैसे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसलिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, वहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। 13 देखिए, एक गर्म पट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण क्या होता है। तो वो अवरक्त तरंग किरणें होता है। क्वेश्चन 14 देखिए, कार्य का इकाई क्या है। तो आप सभी जानते हैं जूल, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 15 देखिए, बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो एडिसन ने किया था, ये फेमस है ये भी। सेक्शन सी में यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन देखिए, यहाँ बायोलॉजी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन देखिए, जाति वृत्त प्रणाली का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए, ये एंगलर, प्रेंटल और हचिंसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जाति वृत्त प्रणाली का वर्गीकरण। 17 देखिए, गतिशील शुक्राणु जो स्पर्म होता है डैश में अनुपस्थित होता है। तो ये राइजोपस होता है, राइजोपस उसमें अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल डैश के दौरान बनता है। तो लैक्टिक अम्ल अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है। तो ATP है। क्वेश्चन 20 देखिए, आनुवंशिकता की क्रियाविधि से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी क्रियाविधि से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी
कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, सार्कोलेमा झिल्ली किसको ढकती है? तो ये मांसपेशी फाइबर को ढकी रहती है। 22 देखिए, एक हृदय में मरीज को पेस मेकर उपलब्ध कराने का विषय किससे जुड़ा है? तो ये जैव चिकित्सा अभियांत्रिक से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्गीका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, पाश्चुरीकरण क्या है? तो ये एक विसंक्रमण तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, पौधे में लचीलापन की वजह क्या होता है? तो इसकी वजह होता है कोलेकाइमा उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में होता है। 27 देखिए, अंडे के अंदर निषेचन वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भ्रूण कोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम जो होता है ये नहीं पाया जाता है। 29 देखिए, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो ये बॉबरी और सटन ने प्रस्तावित किया था, बॉबरी और सटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, कौन सा फ्लोएम उत्तक का मुख्य घटक है? तो ऑप्शन के कंडीशन देखिए ये सही था, सहचर कोशिका और छन्नी नली, ये जो था फ्लोएम उत्तक का मुख्य घटक है। अब सेक्शन डी में केमिस्ट्री के देखिए 15 क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी में सबसे लंबा और छोटा आवृत्त कौन सा है? तो देखिए सबसे लंबा छठा है और छोटा पहला है, तो ये 6-1 हो जाएगा, इस तरह ऑप्शन में था। अब देखिए 32, सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो ये क्या होता है? ये बहुपरमाणुकता होता है इसमें। सल्फर की परमाणुकता क्या होता है? तो बहुपरमाणुकता होता है इसमें। 33 देखिए, आवर्त सारणी में एक ही समूह से संबंधित तत्वों का क्या समान होता है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की एक ही संख्या समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, मोटर गाड़ी का ईंधन मिश्रण है। तो ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है मोटर गाड़ी का जो ईंधन होता है। 35 देखिए, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो टंगस्टन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। 36 देखिए, H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो असमतलीय होता है H2O2 की संरचना। 37 देखिए, महासागरों के पानी के विस्तार का क्या कारण होता है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड के कारण महासागरों में के पानी में विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर ये डिपेंड है, और जो प्राचीन था, जो मेंडलीफ वाला था, वो परमाणु द्रव्यमान पर वो आधारित था। 39 देखिए, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोस्ले द्वारा दिया गया है परमाणु क्रमांक। अब देखिए 39, मादा मच्छर के काटने के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन में सिर्फ डेंगू दिया था, वैसे मलेरिया भी होता है मादा मच्छर के काटने से। 40 देखिए, बेंजीन आसानी से अतिरिक्त प्रक्रिया से नहीं गुजरता क्योंकि? बेंजीन जो है आसानी से अतिरिक्त प्रतिक्रिया से नहीं गुजरता है क्योंकि यह अनुनाद स्थिर प्रणाली को संरक्षित करने के लिए रहता है, इसलिए नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, अधिक ऊंचाई पर तरल पदार्थों का क्वथनांक क्या होता है? तो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, ड्यूटेरियम नाभिक किससे बना होता है? तो एक प्रोटीन और एक न्यूट्रॉन से ड्यूटेरियम नाभिक बना होता है। 43 देखिए, कौन सी धातु HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो देखिए चांदी और सोना जो है ये HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। 44 देखिए, क्या अस्थियों का मुख्य संगठक है? तो देखिए कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये अस्थियों का मुख्य संगठक है। 45 देखिए, किसने सहसंयोजक आबंध के बारे में सबसे पहले बताया था? तो लुईस ने बताया था। अब देखिए सेक्शन सी में मैथ के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यदि 12 पुरुष की 30 दिनों की मजदूरी 4200 रुपया है तो 24 पुरुषों की 18 दिन की मजदूरी क्या है? बहुत सिंपल है, MDH लगा लीजिए। तो देखिए MDH का मतलब होता है M मतलब मास, जितने भी पुरुष या महिला उसको डिनोट करेंगे, और उसके बाद डे मतलब दिन, H मतलब आवर, ये ऊपर रहता है, W और R जो रहता है ये नीचे रहता है। W मतलब वर्क, जितना भी काम किए हैं या काम का भाग, कभी कभी रहता है काम के 4/5 भाग काम, तो वो भी नीचे आता है। अगर कोई रुपया दिया रहता है तो वो भी नीचे आता है। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप में सभी को M1 D1 H1 के रूप में लिखेंगे, और सेकेंड स्टेप को M2 D2 के रूप में लिखेंगे। बस आप लोग
अब इसी पर बना देंगे। देखिए फर्स्ट स्टेट में 12 पुरुष, तो 12 पुरुष मैंने लिख दिया। 30 दिन काम करते हैं, 30 दिन कितना मजदूरी का पैसा मिलता है, तो 4200, तो इसको लिख दिया। सेकेंड स्टेप में देखिए 24 पुरुष 18 दिन काम करता है, तो मजदूरी कितना मिलेगा, तो मान लेते हैं x मजदूरी मिलेगा। बस बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5040 रुपया इसे मजदूरी मिलेगा। 24 पुरुष 18 दिन काम करेगा तो उसे 5040 रुपया मजदूरी मिलेगा। क्वेश्चन 47 देखिए, एक विभाग के 5 कर्मचारियों का औसत आयु 32 वर्ष है। यदि उनके पर्यवेक्षक की आयु जोड़ दे तो उनका औसत 1 बढ़ जाता है, तो पर्यवेक्षक की आयु क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे शॉर्ट तरीके से मैं बताता हूँ। देखिए पहले 5 कर्मचारियों का जो औसत आयु उसे फिक्स कर लीजिए। औसत आयु कितना दिया है, 32 वर्ष। अब करा यदि उनके पर्यवेक्षक की आयु जोड़ दिया है, तो 5 लोग, तो 5 को कर्मचारी था और पर्यवेक्षक आ गया तो 6 लोग हो गया। और देखिए पर्यवेक्षक की आयु जोड़ देने से उनका औसत कितना बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। देखिए जितना वर्ष बढ़े ना, तो लोग में जितने भी मतलब टोटल लोग हैं और जितना औसत बढ़े उसको मल्टीप्लाई करके और क्या कीजिए, पहले वाले जितने कर्मचारी थे उस औसत में जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पर्यवेक्षक आने से 6 लोग हो गया, उसकी औसत आई 1 बढ़ा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 हो गया। बढ़ा है ना तो जोड़ देंगे, तो 32 6 38, यानी पर्यवेक्षक की आयु 38 वर्ष निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं तो आप लोग वहीं लॉन्ग मेथड लगा सकते हैं। पाँच कर्मचारियों का औसत 32 वर्ष है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 5 × 32, ये निकाल लेंगे जितना आएगा। उसके बाद करेंगे यदि उनके पर्यवेक्षक का आयु, यानी फिर पर्यवेक्षक आने से 6 लोग हो गया, 1 वर्ष बढ़ जाता है, औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है यानी 33 हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, घटा लेंगे, जो आंसर आएगा यानी आंसर आएगा 38, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। पीयूष ने एक साइकिल 1536 रुपया में बेची और उसे 20% की हानि हुई, तो साइकिल की लागत मूल्य क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्रय मूल्य देखिए, लागत मूल्य क्रय मूल्य पूछा गया, तो मान लेते हैं लागत मूल्य 100 रुपया है। तो देखिए आप सभी जानते हैं क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि होता है, तो इसमें 20% की हानि होगा तो कितना में बेचा गया, 80 रुपये में बेचा गया होगा। ठीक है साइकिल, तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 80 रुपये में बेचा गया, लेकिन वो साइकिल 1536 रुपये में बेचा गया, तो 80 बराबर हो जाएगा 1536 के। तो 100 का मान निकालना है तो 100 का मत एक एक नियम लगा दीजिए। 1536 बटा 80 जाएगा बटा में, आइए 100 से मल्टीप्लाई कट पिट करेंगे, 1920 रुपया आ जाएगा साइकिल की लागत मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49। एक बस 172 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो बस की गति क्या है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए यहाँ पर गति पूछा यानी चाल, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है 172, तो 172 और समय समय कितना दिया 4 घंटा, तो कट पिट करेंगे तो 43 किलोमीटर पर आवर बस की चाल निकल के आ जाएगा। अब देखिए 50 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 50,000 रुपये पर 50,000 पर 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करें, यानी चक्रवृद्धि ज्ञात करना है। तो देखिए 2 वर्ष के लिखा रहा है तो 2:1 के उपयोग करेंगे। हम लोग रेशियो मेथड से ही बनाएंगे, वो पुराने नियम नहीं, मतलब फार्मूला वाला नहीं। अब रेशियो मेथड से बनाइए, थोड़ा सा तरीका बदलिए। तो देखिए 2 वर्ष के लिए क्या होता है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि निकालने के लिए 2:1 होता है, इस रेशियो पे निकल जाएगा। यदि 3 वर्ष रहता तो 3:1 पे निकल जाता। देखिए कैसे निकलता है, पहले तो ये जान लीजिए कि 2 वर्ष का निकलना था, 2:1 में लिख देंगे। और उसके बाद 50,000 है ना, तो 50,000 के पहले 12% लिख लेंगे, 12% निकालेंगे तो कितना जाएगा 6,000। 6,000 को दो रेशियो में मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 6,000 का फिर 12% निकालेंगे, 720 आएगा। 720 को 1 रेशियो में मल्टीप्लाई करके और जो भी आएगा, देखो यहाँ पर 720 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 720 आया। 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 आया। इसको जोड़ दिए तो 12,720 रुपये ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया। तो इस तरह आप लोगों को बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही कम समय में आपको एनालिसिस दिया है। यहाँ पर क्या है कि हमें एनालिसिस देना होता है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। जब मैथ आपको पढ़ाऊँगा तब काफ़ी डिटेल्स में स्लो मोशन में पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।